पापा मुझे 5,000 दे दें, मैंने अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग के लिए जाना है। तभी उसका पिता कहता है, अरे बेटा, इतनी छोटी-मोटी रकम के लिए मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा समझाया है कि तुम्हें मुझसे माँगने की ज़रूरत नहीं है। मेरे कमरे में मेरा वॉलेट पड़ा होगा, उसमें से तुम्हें जितने चाहिए आराम से निकाल लो। तभी उसका भाई कहता है, अरे हाँ अनीता, तुम्हें पूछने की ज़रूरत नहीं है, और लो 5,000 मेरी तरफ से, जितनी टाइम मर्ज़ी शॉपिंग कर आना तुम, और तुम्हें हमसे पूछने की क्या ज़रूरत है। तुम्हें जितने भी चाहिए होते हमारे वॉलेट में से निकाल लिया कर आराम से। अनीति ये सब कुछ सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है, अरे पापा, थैंक यू सो मच, आप लोग कितने अच्छे हो। मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप जैसे पापा और आप जैसे भाई मिले हैं। हाँ अनीता, और छोटे-मोटे बाज़ार से लेने की कोशिश नहीं, पास ही में एक मॉल है, तुम वहाँ पे चली जाओ। तभी अनीता अपने भाई और बाप से पैसे लेके साथ में ही बने शॉपिंग मॉल में अपनी सहेली के साथ चली जाती है। वहाँ पे वो ढेर शॉपिंग करती है और ढेर सारे कपड़े भी खरीदती है। दूसरी तरफ उसकी बड़ी बहन, जिसका नाम सुधा था, वो अपनी अलमारी खोलती है और उसमें, अरे ये क्या, ये तो सूट मुझे छोटा हो गया, और नीचे वाला इसकी तो आस्तीन भी फट गई हैं, इनका कलर ख़राब हो गया है, और मेरे पास बच कुछ के ही एक जोड़ा जो मैंने पहना हुआ है। तभी वो सीधा अपने बाप और भाई के पास जाती है और कहती है, अरे पापा, मेरे पास पहनने के लिए कपड़े ही नहीं है, मेरे सारे कपड़े ख़राब हो गए हैं, मुझे 1,000 रुपये दे दो, पास ही में बाज़ार लगता है, मैं वहाँ जाके अपने कपड़ों की शॉपिंग कराऊँगी। अरे हमारे पास कोई पैसे नहीं है, और तुम अपनी माँ से जाके मांगो, मेरे पास कोई भी अरे पापा, आपके पास कब पैसे होते हैं मेरे लिए। मैंने तो जब भी आपसे, अभी आपने अनीता को 5,000 दे दिए शॉपिंग के लिए, और मैंने तो सिर्फ आपसे 1,000 रुपये ही मांगा है। सुधा अपने बाप और भाई की बातें सुन के बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। अरे हाँ, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, तुम जाके अपनी माँ से ले लो पैसे, हर वक्त तुम्हारे पास तो कोई ना कोई चीज़ कमी रहती है। तभी सुधा कमरे में आती है और आंसू बहाने लग जाती है। इतने में उसकी माँ ममता वहाँ पे आ जाती है और वो आके अपनी बेटी सुधा से पूछती है, अपनी बेटी को उदास देखकर कहती है, अरे सुधा बेटा, क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों लग रही है, तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं। सुधा अपनी माँ की बात सुनती है और कहती है, अरे माँ, मेरे पापा तो मेरी कोई बात ही नहीं सुनते, और अभी उन्होंने अनीता को 20-25 हज़ार दे दिए शॉपिंग के लिए, और मैंने उनसे सिर्फ 1,000 रुपये ही मांगा था, मेरे सारे कपड़े फट गए हैं, और वो मुझे कहते कि अपनी माँ से जा कर लो। वो ऐसे क्यों करते हैं मुझसे। भाई और पापा का ये रवैया तो मुझे मज़ाक से नफरत ही होने लग गई है। तभी रीता की माँ कहती है, अरे बेटा, मुझे माँ तुम्हारे हक में कभी बोल ही नहीं पाई। अरे माँ, आप तो हमेशा ही ऐसे करती हैं, हमेशा चुप कर जाती हैं, और अब तो मेरे पास इतने कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए। तभी उसकी माँ कहती है, अरे बेटा, पैसे तो अब मेरे पास भी नहीं है, अगर होते तो मैं तुम्हें दे देती शॉपिंग के लिए, तो अनीता के कुछ कपड़े पड़े हैं, वो मैं तुम्हें दे दूँगी, वही पहन लेना। दरअसल अनीता उसकी सौतेली बेटी थी कलेश की, और उसने ममता से शादी की थी, जिसकी ममता, अरे ममता, तुम्हारी शादी हुई, तुम्हारी बेटी की कोई तो जायदाद होगी जो तुम्हारे पहले पति ने तुम्हारी बेटी के नाम की होगी। अरे हाँ, मेरे पति की जितनी भी जायदाद थी सारी उसने पैदा होते ही सारी सुधा के नाम कर दी थी, सारी जायदाद। ये सुनकर वो लालच में आ जाता है, जिसकी, और फिर इसी वजह से वो ममता से शादी कर लेता है और सुधा को भी अपने पास ही रखता है। उस दिन के बाद फिर वो एक वकील के पास आता है और उससे सुधा की जायदाद के नकली कागजात बनवाता है, और कहता है, अरे एक तो वकील से सुधा की इतनी जायदाद है कि कागज़ बनाने को तैयार ही था नहीं था, उसने इतनी मुश्किल से बना के दिया। अब इन कागज़ को मुझे संभाल के रखना होगा, अगर ये गुम हो गए तो मुझे फिर कोई और कागज़ बना के भी नहीं देंगे। तभी वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, उसने नकली जायदाद के कागज़ बनवाए होते हैं सुधा के। जैसे ही सुधा 18 साल की होगी तो वो इस जायदाद सुधा इसके नाम कर देगी। तभी वो सुधा वहाँ पे अपने कागज़ छोड़ के बाहर चला जाता है। जैसे ही सुधा अपनी माँ ममता और अपनी मासी के साथ बाहर बैठी होती हैं और हाथ सेक रही होती हैं आग पे, तभी सुधा वहाँ से उठते हुए खेलते हुए जाके अपने कमरे में पहुँच जाती है, जहाँ पे उसके पिता की फाइलें पड़ी होती है। सुधा वो सारी फाइलें उठाती है और उठा के ला के आग में जला देती है। उसके बाद जैसे ही कलेश को पता चलता है, वो सुधा के मुँह पे ज़ोर से थप्पड़ मारता है, जिसे सुन के उसकी माँ ममता वहाँ पे आ जाती है और कहती, अरे क्या हुआ, आपने सुधा को मारा क्यों, और इतने छोटे से बच्चे को कौन मारता है भला, इसने मेरे इतने कीमती कागजात जलाती, और तुम क्या कर रही थी, अगर इतने ही कीमती थे तो आप मुझे पहले दे देते, मैं संभाल के रख देती, अगर तुम्हें नज़र आता तो तुम अंधी थी जब वो जला रहा था, लेके रख लेती। और उस दिन के बाद से ही क्लेश अपनी सौतेली बेटी सुधा और उस अपनी बीवी ममता से बहुत ज़्यादा नफ़रत करता था, और वो सुधा को अपनी बेटी मानता भी नहीं था, हर वक्त उससे सौतेले सौतेले जैसा ही व्यवहार करता रहता था। और फिर जब कुछ अरसे के बाद कलेश की अपनी ही दो एक बेटी और बेटा आ जाते हैं, तो वो सुधा से और भी ज़्यादा नफ़रत करने लग जाता है और सारा प्यार उन्हीं को देता है।
इसी तरह से ममता भी अब उसी के साथ ही गुज़ारा कर रही थी सिर्फ़ सुधा की वजह से। वाह पापा, ये खाना तो बहुत ज़्यादा पसंद आया और ये केक तो और भी ज़्यादा मज़े का है। अरे बेटा वाह! अगर तुझे पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए और भी मँगवा देता हूँ। तभी सुधा कहती है, पापा मुझे भी ये रसमलाई अच्छी लगी, आप मेरे लिए थोड़ी-सी और मँगवा दो। अरे तुम्हारा पेट है या को कब से खा रही हो, अभी तक भरा नहीं है? कोई और रसमलाई नहीं लेके आएगा तुम्हारे लिए? तभी सुधा और उसकी माँ ये सब कुछ सुन के उदास हो जाती हैं। ममता भी अपनी बेटी को इस तरह से उदास देखकर परेशान रहती थी। जब सब खाना खाने के बाद बाजार से गुजर रहे होते हैं तो सुधा की नज़र एक फ़्रॉक पे पड़ती है, जिसे देख के सुधा अपनी माँ से, अरे माँ देखो ना, ये फ़्रॉक कितनी प्यारी है और है भी 300 की, मुझे दिला दो ना ये सुनकर अनीता कहती, अरे सुधा ये फ़्रॉक तुम पे अच्छी नहीं लगेगी, ये तो मुझ पे अच्छी लगेगी। अरे पापा मुझे ये ले देना फ़्रॉक। अरे अनीता तुम्हारे पास तो पहले इतने कपड़े हैं, मेरे तो कपड़े भी नहीं और मेरा तो जन्मदिन भी आने वाला है, तो मुझे ये नई ड्रेस खरीद लेने दो एक, तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास तो पहले ही इतने कपड़े हैं। तभी अनीता अपने पिता से कहती, अरे पापा आप सुन क्या रहे हो, इसको कुछ कह क्यों नहीं रहे? तभी उसका भाई कहता है, अरे तुम चुप करो मेरी सौतेली बहन, ये मेरी बहन ही लेगी फ़्रॉक। तभी उसका, अरे तुम्हें क्या ज़रूरत है कपड़ों की, अनीता को पसंद है तो ये फ़्रॉक सिर्फ अनीता ही लेगी। ये सुनकर सुधा उसकी माँ फिर से उदास हो जाती है। तभी सुधा की आंखों के सामने ही उसका पिता उस लड़के को पैसे दे के वो फ़्रॉक अनीता को ख़रीद के दे देता है, जिसकी वजह से सुधा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और अब तो उसको मज़ाक से नफ़रत ही होने लग गई थी। इसी तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन अनीता के रिश्ता आता है और पंडित जी घर पे आए होते हैं। अरे कलेश जी, आपकी बेटी के लिए बहुत बड़े ख़ानदान का रिश्ता आया है और बहुत बड़े अमीर लोग हैं वो लोग, और जहेज की भी डिमांड नहीं है। अरे वाह, फिर तो आप हमें उस लड़के से मिलवा ही देना, जल्दी हमारी बेटी की अच्छे घर में शादी हो जाए। तभी पंडित कहते हैं, अरे लेकिन एक मसला है कि उनके घर में कोई औरत नहीं है। दरअसल उसके पत्नी का काफ़ी अर्से पहले ही इंतकाल हो चुका था, जिसकी वजह से उस घर में सिर्फ उसके 3 बेटे और एक मल्होत्रा जी खुद ही रहते हैं। ये सुनकर उसका पिता, अरे हमें अपनी बेटी की शादी से घर में नहीं करनी जहाँ पे कोई औरत ही ना हो पहले से। ये सुनकर वो कहता है कि ये रिश्ता सुधा के लिए ठीक रहेगा। तभी उसकी माँ कहती है, अरे मेरी बेटी सौतेली है आपकी बेटी, तो मैं इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं भी उसकी शादी कर दो, मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। तभी वो कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर मैं तुम्हारी बेटी की शादी में कोई भी हेल्प नहीं करूँगा, और ये तो जहेज भी नहीं लेना चाहते, तुम अपनी बेटी की शादी कर क्यों देती? कलेश के समझाने पे और ज़बरदस्ती वो सुधा का रिश्ता उसके साथ तय कर देता है और कहता है, अरे पंडित जी हमें ये रिश्ता अपनी बड़ी बेटी सुधा के लिए मंजूर है, आप ऐसा करना कि लड़के वालों को बता देना। सुधा किचन में काम कर रही होती है, इस बात से बेखबर। तभी इतने में नीता वहाँ पे जाती है और कहती है, अरे बनाओ खाना, तुमने वैसे भी सारी ज़िंदगी ये खाने ही बनाने हैं और अब तो जैसे जिस घर में तुम्हारी शादी हो रही है वो तो कोई औरत भी नहीं उस घर में, और तुम्हें ये सबको खाना बना के खिलाना। ये सुनकर सुधा सीधा अपनी माँ के पास जाती है और, अरे माँ ये अनीता क्या कह रही थी मुझसे? तभी उसकी माँ ममता उसको सारी बात बताती है, जिसे सुन के सुधा और भी ज़्यादा उदास हो जाती है। अरे माँ लेकिन आप लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं जैसे ऐसे परिवार में रह सकती हूँ जहाँ भी कोई औरत ही ना हो, और मुझे तो वैसे भी मज़ाक से नफ़रत ही होने लग गई है। ये बात सुधा अपनी सहेली से करती है, जो कि उससे पड़ोस में ही रहती थी। सुधा की बहुत अच्छी सहेली थी एक। सुधा उससे अपनी हर बात कर लिया करती थी। तभी उसकी सहेली कहती, अरे सुधा तुम्हें तो अब बच के ही रहना पड़ेगा, तुम्हारे ससुराल में तो इतने लड़के हैं। अरे मुझे इसी बात की फ़िक्र है, मैं क्या करूँ? तुम्हें तो अब अपनी नज़रों का भी ख्याल करना, पता नहीं उनकी नज़रें कैसी होंगी। सुधा अपनी सहेली से इस बात के बारे में बात कर रही होती है। तभी उसकी सहेली भी उसको हौसला देती है और फिर इसी तरह से कुछ दिन गुजरते हैं और फिर एक दिन सुधा के ससुराल से उसकी शादी का लहंगा आया होता है, जिसे देख अनीता, अरे सुधा इस लहंगे से देख के पता चल रहा है कि तुम्हारे ससुराल वालों की चॉइस कैसी, ये तो कोई मुझे पुराने डिज़ाइन का लग रहा है, मुझे लगता है ये तुम्हारी मरी हुई सास का ही लहंगा है, जो कि तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हें भिजवा दिया, और तुम तो वैसे भी यही डिज़र्व करती हो। तभी सुधा बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है सबको सुनकर, लेकिन कुछ भी नहीं कहती वो। इसी तरह से फिर अगले दिन सुधा की बारात होती है और वो बहुत ही धूमधाम से सुधा शादी करके अपने ससुराल चली जाती है, जहाँ पे उसके दोनों देवर और उसका ससुर प्लेट हाथ में लिए आरती का घर प्रवेश करवाने के लिए खड़े होते हैं। सुधा को, अरे बेटा मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन लगता है कि दाएं पाँव से इस कलेश को गिरा के अंदर ही आना होता है। तुम सुधा को पहले से सब कुछ पता होता है, इसलिए वो चुप करके घर प्रवेश कर लेती है
और फिर उसके बाद उसके देवर, अरे भाभी आपका बहुत स्वागत है हमारे घर में, अब तो आप रोज़ मेरे साथ शाम को वीडियो गेम खेलना है आपने। तभी उसका दूसरा, अरे भाभी नहीं, आप इसके साथ तो वीडियो गेम खेल के बोर ही हो जाओगी, आपको मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाऊंगा, मैं तो बहुत अच्छी ड्राइव करता हूँ और ड्राइवर भी हूँ। तभी सुधा को ये सब कुछ पसंद नहीं आता और कहती है अरे मुझे कुछ भी नहीं करना। तभी सुधा अपने पति से गुस्से में कहती है मुझे किसी के साथ कहीं भी नहीं जाना और किसी के साथ कुछ भी नहीं खेलना। वो गुस्से में ये सब कुछ कह के अपने कमरे में चली जाती है। उसके बाद उसका, अरे ये क्या हुआ, भाभी को लगता है हमारी बातें अच्छी नहीं लगी। तभी उसका ससुर कहता अरे वो शादी का दिन है तो इतनी ज़्यादा थक गई होगी, शादी के में तो बहुत ज़्यादा काम भी होते हैं। तभी वो कहता जाओ बेटा तुम भी अपने कमरे में जाकर रेस्ट कर लो। उसके बाद सुधा उसका पति दोनों अपने कमरे में रेस्ट करते हैं। अगले दिन सुधा सुबह सुबह तैयार होकर सीधा किचन में जाती है और अपनी पहली रसोई की तैयारी करने लग जाती है। अरे अगर मेरी सास होती तो मेरी कोई हेल्प करवा देता, और एक यहाँ पे तो सारे आदमी खाना भी इतना ज़्यादा खाते होंगे। तभी इतने में उसके दोनों देवर उसके पास आते हैं और कहते हैं अरे भाभी हम लोग यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए आए हैं, हमें पता है कि हम मर्द हैं और ज़्यादा खाना खाते हैं, इसलिए हम आपकी हेल्प करवाने के लिए आए। तभी सुधा कहती अरे इसका मतलब है तुम दोनों को खाना बनाना। अरे हाँ भाभी, जब से माँ इस दुनिया से गई है तो हम लोगों ने ही खाना बनाया और हम लोग सारे किचन के काम भी करते थे, और हमारे पापा भी हमारे साथ, और पापा भी आना चाहते थे काम करने के लिए, लेकिन उनको ब्लड प्रेशर का मसला है तो इसलिए वो नहीं आ सके। उन्होंने हमें भेजा है आपकी मदद करने के लिए। आप हमें बता दो क्या काम करना है, हम आपकी मदद करते हैं ताकि ये सारा काम जल्दी से निपट जाए। तभी सुधा के दोनों देवर उसकी मदद करते हैं खाना बनाने में। दूसरा देवर उसकी पूड़ियाँ निकाल रहा होता है और देखते ही देखते सुधा का काफ़ी सारा खाना वहाँ पे तैयार हो जाता है। जो उस खाने को बनाने में सुधा को 4-5 घंटे लग जाने थे अकेले में, उसने अपने देवरों की मदद से वो खाना सिर्फ 2-3 घंटों में ही बना लिया था। खाना तैयार होने के बाद सुधा सबको टेबल पे खाना सर्व करके देती है, और खाना बहुत ही किस्म के खाने बनाकर उसने टेबल पे सजाया होता है। तभी उसका ससुर, अरे बेटा ये लो तुम्हारी मुँह दिखाई, और तुम्हारा सुन ये तुम्हारी माँ, सासू माँ के सोने के कंगन है। उनकी ख्वाहिश थी कि ये वो अपनी बहू को अपने हाथों से दे, लेकिन वो अभी है नहीं। तो तभी सुधा गया, अरे बेटा जी लेकिन इसकी क्या ज़रूरत थी। अरे सुधा बेटा क्यों ज़रूरत नहीं थी, और ये तो हर बहू का हक ही होता है। तभी सब उसके बनाए खाने की भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, क्योंकि सुधा का हाथ में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा जायका था। देखो बेटा हमारे घर में कोई भी औरत नहीं है, लेकिन अब तुम्हें ही इस घर को संभालना है। तभी सर्दियों में सुधा वहाँ पे ठंड के मारे बर्तन धो रहे थे। अरे एक तो पानी इतना ठंडा है, बर्तन मेरे तो हाथ काँप रहे हैं। क्या होता है इतने बड़े इनके घर में एक गीज़र नहीं है। तभी भी इतने में इसका ससुर आ जाता है वहाँ पे, कहता अरे बेटा क्या हो गया, इतनी ठंड में बीमार पड़ जाओगी क्योंकि बर्तन धो रही हो तुम, जाओ मैं धो देता हूँ बर्तन। अरे पिताजी ये क्या, बहू के होते हुए ससुर काम करेगा, अच्छा थोड़ी ना लगता है। अरे बेटा क्या हो गया, हमें तो ठंडे पानी में काम करने की आदत है, तुम यहाँ पे नई नई आई हो तो मैं तुम्हारे लिए गीज़र भी लगवा दूँगा, कल तक तुम्हारे लिए गीज़र लग जाएगा। और ये सब पुरानी बातें हैं, तुम जाओ कमरे में रेस्ट करो, मैं सारे बर्तन धो लूँगा। तभी वो सुधा को वहाँ से समझा कर कमरे में भेज देता है। सुधा ये सब कुछ देखकर हैरान होती है। फिर अगले ही दिन उसका बड़ा देवर उसको ज़बरदस्ती बाइक पे बिठा के घुमाने के लिए लेके जाता है। सुधा ज़बरदस्ती ही उसके साथ आई होती है, वो उनके साथ घुलने मिलने को तैयार ही नहीं थी। और फिर अगले दिन सुधा का पति कहता है अरे सुधा ये देखो अंकित तुम्हारे लिए क्या लेके आया है। वो तुम्हें देने से घबरा रहा था। अरे भाभी मैं कल ही बाजार से गुजर रहा था तो मुझे ये आपके लिए सूट अच्छा लग गया तो इसलिए मैंने आपके लिए ले लिया। देखना आप ये सूट पहनकर बिल्कुल माँ के जैसी लगोगी। सुधा को ये सब कुछ देख के आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उससे पहले उसने कभी भी उसको कपड़े नहीं किसी ने दिलाए थे। सुधा वो सूट पहन के बहुत ज़्यादा खुश होती है, और इसी तरह से सब जेवर उसके मिलके उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। एक दिन सुधा का पिता क्लेश उसके घर आया हुआ था। उसने अपने बेटे की शादी की दावत देने के लिए सुधा के घर आया हुआ था। अगले दिन सुधा अपने देवर के साथ मार्केट में ग्रोसरी के लिए जाई गई होती है। तभी उसका देवर, अरे भाभी आप ऐसा करो यहाँ पे ग्रोसरी करो, जो सामान आपको लेना है आप ले लो, मैं तब तक वहाँ से अपने शर्टें कुछ देख के आता हूँ। इतने में वहाँ पे उसकी सौतेली बहन अनीता पहुँचती है और कहती है अरे सुधा ये क्या, तुम तो शादी के बाद भी वैसी की वैसी हो, कुछ भी नहीं बदला तुम्हें, वैसे ही सिंपल सी साड़ी, ना कोई ज्वेलरी, और वैसे तुम भाई की शादी पे तो आ रही हो ना, और हाँ इस बार तुम्हारे पास कपड़े हैं पहनने को, नहीं हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें हमेशा की तरह अपनी उत्तरायण दे सकती हूँ, तुम पहन लेना। और मुझे तो भाई ने खुद अपने हाथों से शॉपिंग करवाई है, पूरे 50,000 दिए मुझे भाई ने शॉपिंग के लिए। चुपके से खड़ा उसका देवर उसकी सारी बातें सुन लेता है। उसके बाद जब वो लोग घर आते हैं
तभी सुधा का ससुर सुधा से कहता है, अरे सुधा बेटा, तुम ऐसा करना कि तैयार हो जाना, फिर हम तुम्हें शॉपिंग के लिए लेके जाएंगे। तभी सुधा कहती, अरे पिताजी मेरे पास कपड़े हैं, तो अब शॉपिंग की क्या ज़रूरत है। अरे क्यों नहीं, शॉपिंग तुम्हारे भाई की शादी है, शॉपिंग तो बनती है। तभी वो सब सुधा को शॉपिंग के लिए लेके जाते हैं, जहाँ पे सुधा का देवर उसको बहुत बड़े मॉल में लेके आता है। अरे सुधा चलो, अरे ये तो बहुत महंगा है मॉल, यहाँ तो बहुत महंगी शॉपिंग, मैं किसी बाज़ार से शॉपिंग कर लेती हूँ, वहाँ तो हर चीज़ सस्ती मिल जाती है। अरे वो मैंने बड़ी मुश्किल से ये मॉल ढूँढा है, तुम्हें यहीं से शॉपिंग करनी होगी। तभी अनीता एक ड्रेस वाले के पास जाती हैं। अरे आपको क्या चाहिए। अरे बहन जी, आप हमें वो लहंगा दिखा दो ना, वो जो आपके पीछे पिंक कलर का लहंगा खड़ा है वो हमें दिखा दो। तभी सुधा, अरे क्या हो गया अंकित, तुम्हें वो लहंगा बहुत ज़्यादा महंगा है, मैं बस ये इसी से देख लूँगी। तभी वो अपनी भाभी के लिए वही महंगा लहंगा जो कि 80,000 का होता है वही ख़रीद लेता है। अरे भाभी आप चुप करके ले लो। तभी उसका ससुर वहाँ से एक वाइट कलर की वेस्टर्न साड़ी अपनी बहू के लिए लेके आता। अरे बहू देखो, ये संगीत के लिए मैं तुम्हारे लिए। अरे पापा जी, अभी इतनी महंगा लहंगा लिया है मैंने, अब इसकी क्या ज़रूरत थी, मेरे पास कपड़े हैं और आप संगीत। अरे बहू, हमने तुमसे पूछा नहीं है, लेकिन शादी के लिए कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है तो तुम्हें ये भी लेना होगा, चुपचाप करके ये ले लो। सुधा उनके कहने पे वो दोनों लहंगे ले लेती है। उसके बाद वो लोग और कपड़ों और साड़ियों की दुकान पे आ जाती हैं। तभी सुधा अपने पति, अरे क्या हो गया आपको, आप तो समझदार हो, मेरे पास पहले इतने कपड़े और शादी 2-3 जोड़ों से हो जाती है, इतने कपड़े खरीदने की क्या ज़रूरत। अरे भाभी क्या हो गया आपको। लड़कियां तो कहती है कि हमारी अलमारी कपड़ों से भरी होनी चाहिए, और आप हो गए आपको पसंद ही नहीं है कपड़े। अरे पसंद है, अब ये तो नहीं कि मैंने अपनी अलमारी सजानी है। तभी उसका पति वहाँ से सब कुछ अपनी मर्ज़ी से ख़रीद लेता है। उसको काफ़ी सारी शॉपिंग करवाने के बाद वो लोग एक अच्छी सी सैंडल की शॉप पे आते हैं, जहाँ पे वो लोग सुधा को ज़बरदस्ती वहाँ से हर जोड़े के साथ अलग-अलग किस्म की सैंडल ख़रीद कर देते हैं। अरे तुम लोग फ़िज़ूल में इतनी सारी खर्चे किए जा रहे हो, मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी और मेरे पास सब कुछ पहले से ही मौजूद था। शादी में इतनी सारी चीज़ें ली थी तो वही पड़ी हुई है। तभी ज़बरदस्ती वो लोग उसके लिए अलग-अलग किस्म के सैंडल लेते हैं। उसके बाद उसका ससुर उसे ज्वेलरी की शॉप पे लेके आता है। तभी सुधा, अरे पिताजी क्या हो गया, आप तो बड़े हैं, आप, मेरे पास ज्वेलरी है तो मैं वही पहन लूँगी, इसकी क्या ज़रूरत है। तभी उसका ससुर, अरे बेटा अगर तुम्हारी सास होती तो मुझे ये सब कुछ करना ही ना पड़ता, वो तुम्हें हर कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो देती ही रहती। अब जल्दी से अपने लिए पसंद कर लो। तभी सुधा वहाँ से अपने ससुर के कहने पे अपने सूटों के साथ की ज्वेलरी मैच करके वहाँ से खरीद लेती है। उसके बाद सुधा, अरे जब वो अपना बिल देखती है बना, अरे ये क्या, ये शॉपिंग मैंने 5-7 हज़ार में अपने बाज़ार से कर लेनी थी और ये तो लाखों में शॉपिंग हो गई है। तो क्या हुआ भाभी, कोई बात नहीं, पैसे ही हैं और आप भी बड़े ख़ानदान की बहू हो। तभी वो उसको पार्लर में लेके जाते हैं, जहाँ पे वो लड़की उसके हेयर से लेके पाँव के नाखून तक उसको पूरा बदल के रख देती है। और वहाँ पे पार्लर में अपनी हेयर फेशियल और करवाने के बाद वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही होती है। तभी उसका, अरे भाभी अब तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो आप। बहू अगर तुम्हारी सास होती तो वो तुम्हें देख के आज बहुत ज़्यादा खुश होती। और अब से तुम्हें अपनी सौतेली बहन के उतने पहनने की भी ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर सुधा हैरान हो जाती है, आप लोगों को कैसे पता चला। तभी उसके देवर के, अरे भाभी मैंने मॉल में आपकी और आपकी सौतेली बहन की सारी बातें सुन ली थी, मैंने यहाँ के सबको बताया। हम चाहते हैं कि आप शादी में सबसे अलग दिखें और सबकी नज़रें आप पर ही टिकी रहें, आप हमारी एकलौती भाभी हैं। सुधा को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कि वो उसको इतना ससुराल प्यार करने वाला मिला है, और उसे अपने मायके में भाई और पिता का सोच के बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कि उसने अपने ससुराल वालों को गलत समझा। अगले दिन सुधा वही वेस्टर्न साड़ी संगीत के लिए पहन के जब तैयार होकर बाहर आती है, सभी उसे देखते कि देख, अरे वाह भाभी आप तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। तभी वो लोग सब जैसे ही उसके संगीत में जाते हैं, सब भी सुधा को देख के हैरान रह जाते हैं। तभी अनीता दिल्ली में से, अरे ये क्या देख रही हूँ मैं, कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही, ये सुधा ही है और इतनी अच्छी साड़ी इसने कहाँ से खरीद ली। तभी वो सबकी नज़रें सुधा पे ही जमी होती हैं। तभी उसकी माँ कह, अरे वाह सुधा बहू, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही है और किसी शहजादी से भी कम नहीं लग रही मेरी बेटी। तभी सुधा को इस हालत में देख के उसकी बहन बहुत ज़्यादा चल रही थी, सबकी नज़रें सुधा पे ही जमी होती हैं। फिर संगीत पूरा हो जाता है और फिर अगले दिन जब सुधा वही गुलाबी लहंगा पहन के 80,000 का जब अपने भाई की शादी में होती है तो सबकी नज़रें सुधा पे ही होती है। तभी उसकी बहन अपने हाथ में जूस का गिलास लिए सिर्फ सुधा को ही देखती रह जाती है। वहाँ से गुजरता हुआ सुधा का देवर, जिसका पाँव अनीता के लहंगे पे लग जाता है, अरे अंधे हो गया, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, मेरे इतने महंगे लहंगे पे तुमने पाँव रख दिया, देख के नहीं चल सकते। तभी उस वहाँ पे
अंकित चुप करके खड़ा होता है, सभी उसको देख रहे होते हैं, अनीता वहाँ पे खड़ी होती है। तभी सुधा जैसे ही वो सुनती है तो वो वहाँ से गुस्से से अपनी बहन के पास आती है और कहती है, अरे अनीता, ये क्या बात, तमीज़ है बात करने की, अभी के अभी मेरे देवर से माफ़ी मांगो, ये कोई मैं नहीं हूँ कि तुम जिसकी हर जगह पे बेइज्जती कर दो। और तुम क्या ये 10-15 हज़ार का लहंगा पहन के इतना, और मेरा लहंगा तुमने देखा है, ये पूरे मेरा लहंगा और सारा ज़ेवर मिला के लाखों में है, लाखों में। तुम्हारी औकात नहीं है ये सब कुछ खरीदने की। ये सुनकर अनीता का पिता कहता है, अरे ये क्या बात हुई? आप लोग मेरी बहू से इस तरह से बात नहीं कर सकते। पहले वो आपकी बेटी थी लेकिन अब वो हमारी बहू है। हम नहीं बर्दाश्त के उनसे कोई इस तरह से बात। तभी अनीता का पिता कहता है, अरे आप लोग इस तरह से मेरी बेटी से बात नहीं कर सकते। तभी उसका देवर कहता है, अरे अंकल क्या हो गया आपको? अब ये मेरी बीवी है, अब इससे कोई भी इस तरह से बात नहीं कर सकता। और किसी की टीम बनने की हमारी बीवी से इस तरह से बात करे। अनीता अपने ससुराल वालों के साथ बहुत ज़्यादा खुश होती है। सब इस तरह से कुछ वक़्त गुज़र जाता है और फिर सब शादी में वहीं पे खड़े होते हैं। जहाँ पे उसकी माँ आती है और सुधा से कहती है, अरे सुधा बेटा, मैं कभी तुम्हारे हक़ में नहीं बोल पाई लेकिन तुम वाक़ई बहुत ज़्यादा खुश हो। अब तुम्हें इतनी खुश देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तभी सुधा कहती है, अरे माँ, हाँ वाक़ई मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तभी उसका ससुर कहता है, अरे कैसे नहीं खुश होगी, इतने बड़े परिवार की बहू है, और देखना ये हमारी बहू नहीं बल्कि हमारी बेटियों की तरह, हम इसे बेटियों की तरह ही रखेंगे। अब हमारी परियों की तरह ये राज करेगी हमारे घर में। सुधा बहुत ही खुशकिस्मत होती है जिसे इतना प्यार करने वाला ससुराल मिला है। तभी वो हर दिन ही उसके लिए कोई ना कोई गिफ्ट लेके आते रहते थे। और अब सुधा अपने ससुराल वालों के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहती थी।